25 बड़ी खबरों के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के सियासी महायुद्ध में आज पहले चरण का वोटिंग जारी है अपने आखिरी दौर में, लेकिन शाम ढलते ढलते तस्वीर साफ हो रही है कि यह चुनाव सिर्फ वोटिंग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हिंसा, झड़प और तीखी सियासी बयानबाजी के बीच घिर गया। मुर्शिदाबाद में सिलीगुड़ी, आसनसोल से दक्षिण दिनाजपुर तक कहीं पथराव, कहीं बमबाजी। ये तस्वीर देखिए कैसे बीजेपी उम्मीदवार को घेर कर मारा गया, दौड़ा कर मारा गया, पीटा गया। उनका गार्ड उनको बचाते हुए दौड़ रहा था उनके साथ। ये तस्वीर है बंगाल के चुनाव की। और फिर एक बार वही चर्चा हो रही है कि बंगाल में चुनावी हिंसा आखिरकार थमेगी कब। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी खुद बंगाल के चुनावी रण में थे। उन्होंने कहा कि झालमुड़ी मैंने खाई, मिर्ची टीएमसी को लग गई, तो 4 मई को मिठाई भी बटेगी और झालमुड़ी भी बटेगी। अब देखते हैं। खैर ये बात है, लेकिन टीएमसी दावा कर रही कि दीदी को चौथी बार सीएम बनाने का चुनाव है। रिपोर्ट देखिए फिट में। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और झालमुड़ी भी बांटी जाएगी। ऐतिहासिक हार की तरफ भारतीय जनता पार्टी जा रही है। कई जिलों में टीएमसी का खाता तक नहीं खुलेगा। खास फेज में तो दीदी खलास हो गया। बंगाल चुनाव में पहले फेज का सियासी रण तो अंजाम की ओर बढ़ चला है। वोटिंग आखिरी दौर में है, लेकिन आज दिन भर पूरे बंगाल से अलग अलग जगहों से हंगामे और हिंसक झड़पों की खबरें आती रही। मुर्शिदाबाद के नौदा में हुमायूं कबीर के समर्थकों और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसके बाद हुमायूं कबीर के काफिले की कारों पर जबरदस्त पथराव हुआ। सिलीगुड़ी में भी वोटिंग के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हाई वोल्टेज मोड में झड़प हो गई। वहीं बर्रपुर में आसनसोल साउथ सीट से वरज उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की कार पर हमला हुआ, तो दक्षिण दिनाजपुर में कुमारगंज सीट से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु सरकार को दौड़ा दौड़ा कर पीटे जाने की तस्वीर सामने आई। जब मैं 24 बूथ में ये सरजमीने तदंत करने के लिए यह बूथ में मैं गया था, उस टाइम हमारे ऊपर, हमारे पूरा टीम के ऊपर इन लोग हमला किया था और ये एक भयभीति का वातावरण करने के लिए तैयार था। हंगामे और झड़पों की खबरों के बीच ही पीएम मोदी ने कृष्णा नगर के चुनावी मंच से झालमुड़ी पर तंज कसने वाली ममता बनर्जी पर डायरेक्ट अटैक कर दिया। उन्होंने कहा, झालमुड़ी मैंने खाई, मिर्च किसी और को लग गई। 4 मई को विजय जश्न में मिठाई भी बटेगी, झालमुड़ी भी बांटी जाएगी। पलटवार में टीएमसी नेता शांतनु सेन ने बीजेपी पर बंगालियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी की चौथी बार ताजपोशी का दावा कर दिया। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और झालमुड़ी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि झालमुड़ी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुड़ी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। BJP, who has been beating the people of Bengal who are staying outside just because they are Bengali, just because they eat machli, fish. So the people of Bengal, the entire voters, they have stood in the queue, making their mind to make Mamata Banerjee the chief minister for the 4th consecutive time. बंगाल के लोग, खासतौर पर जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीत कर आए। इसलिए तमाम लोग की कोशिश यही रहेगी कि एकजुट होकर हम लोग वोट डालें। जो इस तरह के लोग हैं जो उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कामयाबी नहीं मिलने वाली है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर भले ही दावा कर रहे हैं कि बीजेपी सत्ता से दूर रहेगी, लेकिन राहुल गांधी के एक बयान को लेकर बंगाल बीजेपी ने तंज कसने में देर नहीं लगाई कि राहुल ने भी मान लिया है कि बीजेपी सत्ता में आने वाली है। अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती
अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। बीजेपी के सुर तब और तीखे हो गए जब पहले दौर की वोटिंग शुरू होते ही शुभेंदु अधिकारी ने कहा इस बार परिवर्तन नहीं हुआ तो बंगाल का सनातन खत्म हो जाएगा। इसके बाद असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने आबादी बनाम अस्तित्व का मुद्दा छेड़ा और बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए बड़ा बयान दे दिया। 20 साल के बाद उलूबेरिया दक्षिण हो, बांग्ला हो, बहुत सारे जगह में 70% मुसलमान हो गए, 30% हिंदू हो गए। हमारा तब हालत क्या होगा? हमारा हालत ही होगा जो बांग्लादेश में हिंदू का साथ हो रहा है। यहाँ हिंदू जो हमारी दीदी बहनें रो रहा है, जो इस बार परिवर्तन नहीं होगा तो बंगाल का सनातन खत्म हो जाएगा। शुभेंदु अधिकारी पर हिंदू कार्ड खेलने का आरोप लगा तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि यहाँ के गुंडे टीएमसी नेताओं के खास समुदाय से हैं। वहीं हुमायूं कबीर ने हुंकार भरते हुए दावा किया कि 4 मई को टीएमसी की गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। আবার অন্য প্রশ্ন, হিন্দুদের, আমি হিন্দু মুসলিম করতে এসেছি নাকি? গুন্ডাদের বিরুদ্ধে লড়ছে, আর এখানকার গুন্ডারা হচ্ছে একটা স্পেশাল কমিউনিটির যারা তৃণমূল নেতা তারা গুন্ডা, কোনো ভদ্র লোক নয় তারা। जो गुंडागिरी कर रहा है ना टीएमसी, उनका गुंडागिरी खत्म हो जाएगी 4 मई 2026। गुंडागिरी सारे शांत हो जाएगी। इससे पहले बवाल सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी पर भी हुआ जिसमें आईपैक पर रेड के दौरान दीदी के अधिकारियों के साथ पहुंचने पर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई और इसे लोकतंत्र के लिए खतरा तक बता दिया। तो क्या बौखलाहट टीएमसी के खेमे में है और क्या इसीलिए बीजेपी के आरोपों के मुताबिक आज टीएमसी ने चुनाव के दौरान हंगामा किया? हालांकि आखिरी फैसला जनता की अदालत से 4 मई को निकलेगा जब चुनावी नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी, मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। विजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, डॉक्टर सुब्रो कमल दत्ता है पॉलिटिकल एनालिस्ट, अवधेश जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, जगदीश शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता, मोहम्मद नफीस अंसारी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर एमआईएम के सपोर्टर हैं और मोहम्मद जिशान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि टीएमसी के नेता हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जिशान, मैं आपसे शुरू करता हूं डिबेट को और सवाल ये कि इन 15 सालों में यही कल्चर तैयार किया है बंगाल में कि एक चुनाव बिना हिंसा के नहीं हो सकता? जिशान है हमारे साथ? चलिए जिशान से हम संपर्क करेंगे। लेकिन जगदीश शर्मा जी, आप लोग कहने के लिए तो अभी तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन देखिए एक गठबंधन में साथ है, उस गठबंधन के एक साथी ने क्या किया है बंगाल में? राकेश पांडे जी, सबसे पहले तो मुझे प्रधानमंत्री के भाषण को सुनता हूं ना तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री आज तक भारत के प्रधानमंत्री बन पाए चाय वाले ही रह गए हैं। मिर्ची लग जाएगी, झाल मुड़ी, भाई इससे उठो, देश की बात करो। और रही दूसरी बात, आपने कहा जो झगड़े की बात और जो सवाल करा आपने, भाई तो सब कुछ ही बीजेपी की आत्मा बुरी बात है क्या? ये झगड़े हो रहे हैं पूरे देश, राजाशाही छोड़ दो आप। अरे भाई बीच में बहुत बुरी बात है। एक चाय बेची ना तो बात हो, ये चाय भी नहीं बेची, नकली है, चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे बन गया? ये नकली चाय वाला, नकली डिग्री, मिर्ची। अब आइडियल ऑफ मिर्ची किसको लगी? अभी मोदी जी क्या था, मिर्ची लगी ना, जेन्युइन मिर्ची लगी, इसे बोलते मिर्ची लगी, एकदम मिर्ची लगी। क्योंकि सच्चाई बोल दिया मैंने सच्चाई बोल दिया कि चाय वाला भी नहीं बन पाया। आप बताओ, इटली कब जा रहे हैं मामा जी के वहां घूमने, राहुल गांधी जी बना दिया आप लोगों ने। आप भी साथ टिकट कटा रहे हैं क्या? बता दीजिए। मुझे परसेंट क्यों करते हो आप? 3 महीना 13 महीना आपकी एक सीट आई थी, मुझे लगता है आपकी बार एक सीट भी, आपका खाता भी नहीं खुलेगा। प्रधानमंत्री के बारे में आप गाली देते हो, चाय वाला भी उनको ऊपर। अरे काम करना बुरी बात है क्या? वो तो गर्व से कहते हैं हाँ मैं चाय वाला था। ट्रंप ने मार जूते सीधा कर दिया। जगदीश शर्मा एक सेकंड, ये एरोगेंस से बाहर निकलिए। जगदीश शर्मा होल्ड ऑन, विजय जी होल्ड ऑन, एक मिनट। जगदीश शर्मा सुनिए, ये आपने अभी जिन शब्दों का इस्तेमाल कर दिया ना कि क्या क्या मार के देश के प्रधानमंत्री के लिए, एरोगेंस से बाहर निकलिए सर, नहीं तो वही होगा ना 3 में बचेंगे ना 13 में बचेंगे। देश देख रहा है। देश क्या देख रहा है? देश आपकी बदजुबानी देख रहा है जगदीश जी, देश आपकी बदजुबानी देख रहा है। बंगाल में पहले चरण में वोटिंग पर बातचीत हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल। आपने चाय की बातचीत कही, मैं नहीं बीच में बोला क्योंकि विजय शर्मा रिप्लाई कर रहे थे।
और विजय शर्मा को ही रिप्लाई करना था। लेकिन आप उसके बाद ट्रंप और प्रधानमंत्री को लेकर देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, यहां पर आप तय नहीं कर पा रहे हैं। आप एरोगेंस से बाहर निकलिए जगदीश जी, मैं कह रहा हूं आप एरोगेंस से बाहर निकलिए, वरना ऐसे ही चुनाव दर चुनाव आप हारते रहेंगे, फिर आप आरोप लगाते रहिए। कुछ नहीं होने वाला है सर, कुछ नहीं होने वाला है। मैं अवधेश जी को लाता हूं, एक मिनट। अब सुनिए जगदीश जी सुनिए ना सर, ये प्लीज लेक्चर और ज्ञान नहीं। जब बोलूं कि शांत हो जाइए तो शांत हो जाइए सर, जब बोलूं कि शांत हो जाइए तो शांत हो जाइए सर। ये रेडियो कमेंट्री का शो नहीं है और ना चौक चौराहे की डिबेट है। मैं रोज कहता हूं, आज भी कह रहा हूं। अब सुनिए अवधेश जी, एक तो ये मणिशंकर अय्यर वाले ट्रॉमे से बाहर नहीं निकल पाए हैं। 2014 चुनाव से पहले मणिशंकर अय्यर ने चाय का स्टॉल लगाने की बात कही थी, आज तक खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। वही काम आज जगदीश जी ने शुरुआत की लाइन में किया, अलबत्ता उसका आज कोई तुक नहीं था। दूसरी बात है कि ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या क्या इन्होंने बोल दिया कि क्या ये एरोगेंस से बाहर नहीं निकल पा रही है पार्टी। अरे देश को पता है मेरे भाई राकेश पांडे, अरे देश को बहुत पता है। आप अपनी चुनावी स्थिति देखिए। जगदीश जी रुक जाइए, अभी अवधेश जी को मैंने बोला है बोलने के लिए। कभी दशकों तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी आज आप लेंस लगा के प्लीज देखिए, ऐसा है कि अवधेश जी की बारी है, प्लीज। हाँ बोलिए अवधेश जी। राकेश पांडे जी, देखिए जब आदमी धीरे धीरे कमजोर होता है तो उसको गुस्सा ज्यादा आता है, और गुस्सा ज्यादा आता है जब उसको समझ नहीं आता है कि हम चुनाव में क्या करें, कैसे वोट आए, वोट कटते जाते हैं, तो आदमी वो असंतुलित हो जाता है। तो कांग्रेस पार्टी ये दोनों सिंड्रोम से गुजर रही है। जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, जब राहुल गांधी जी ये बोल सकते हैं कि 2 पॉकेट मार है, पॉकेट मारों का एक गैंग होता है जिसमें 2-3 लोग आपको फंसाएंगे और बाकी पॉकेट मार कर ले जाएगा। तो इस लेवल की जब मानसिकता हो जाती है तो उसमें प्रवक्ता कुछ भी कर सकते हैं, पत्रकारों को गालियां देते हैं, कुछ भी करते हैं। ये तो एक असंतुलित कमजोर हो गई पार्टी, उसके प्रवक्ताओं की बात ऐसे ही चलेगी और उसका रिएक्शन जनता में होगा कि जिसके पास एक विचारधारा नहीं है, समझ नहीं है। अब पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी जी ने 3 जगह सभाएं की हैं। हम लोग वेस्ट बंगाल पर कर रहे हैं, मालदा में, मुर्शिदाबाद में और बगल में उत्तरी दिनाजपुर में। तीनों जगह केवल मुस्लिम कुछ वोट है, तो मुस्लिम वोटों के लिए उन्होंने वहां सभाएं की है। बाकी बंगाल में कहीं उनकी सभा नहीं हुई है कि किसी ढंग से मुस्लिम वोट हमारा थोड़ा इंटैक्ट रहे, ताकि आगे चुनाव में हम बता सके कि मुसलमानों का वोट हमारे पास आ रहा है। तो इस प्रकार की सोच कांग्रेस की हो गई है। पूरे पश्चिम बंगाल में कांग्रेस में राहुल गांधी ने कहां किया है? तमिलनाडु में आप देखिए कि राहुल गांधी कांग्रेस का डीएमके के साथ गठबंधन है, लेकिन स्टालिन के साथ राहुल गांधी जी की एक सभा नहीं हुई। सभा किसकी हुई? अरविंद केजरीवाल की और तेजस्वी यादव की हो रही है। तो इस तरह की पार्टी जो होगी उसके अंदर कुंठा, किंकर्तव्य विमूर्ता पैदा हो जाती है। ठीक है सर। और उसी में जगदीश जी जैसा व्यक्ति, जिनको मैं कार्यकर्ता के रूप में वहां ढोल बजाते देखता रहा हूं, हंसते बोलते रहे हैं, आजकल पार्टी का ऐसा गाइडलाइंस है कि जो जहां बैठता है वही अपशब्द बोलना शुरू करता है। तो नहीं ठीक है सर, बोलते कांग्रेस में नहीं, तो मैं तो कह रहा हूं अवधेश जी बोले अपशब्द बोलने वालों को किसी भी पार्टी के हो जनता भी ठीक से सबक सिखाती है। तो इसके दत्ता सवाल है, जो बात अवधेश जी ने कही, तो क्या यह मुस्लिम वोट बैंक की लड़ाई है? इसीलिए हुमायूं कबीर और टीएमसी के समर्थक मुर्शिदाबाद में आमने सामने आ गए और आज का सबसे जबरदस्त बवाल वही देखने को मिला। दूसरी बात है कि ये बीजेपी के एक उम्मीदवार को दौड़ा कर मार रहे, बंगाल इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा। सबसे प्रथम जय मां दुर्गा, जय मां काली, जय श्री राम। अब बात आती है कि मुस्लिम वोट के लिए ये घमासान हो रहा है या नहीं। बिल्कुल मुसलमान वोटों के लिए ये घमासान हो रहा है। परसों तक ममता दीदी चारों तरफ घूम के बोल रही थी कि ये जो हुमायूं कबीर है ये भाजपा का पिट्टू है, ये तो नॉन एंटिटी है, इसका कोई वजूद नहीं है और ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब जिस व्यक्ति का या फिर जिस पार्टी का कोई वजूद ना हो, जो कुछ नहीं कर पाए, कोई जो बीजेपी के बी टीम के व्यक्ति अगर दीदी की आरोपों को मैं सच मानूं, तो आज इतनी बड़े लेवल पे भिड़ंत किस लिए हुई है? टीएमसी के तमाम जितने सारे आपके जितने सारे पार्टी वर्कर्स है और गुंडे तत्वों के जो लोग हैं,
वो लोग जाके इस तरह से तोड़फोड़ क्यों किए, इतना मारकाट क्यों किए है? जो व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जिसका कोई वजूद नहीं है राजनीति में, उसको तो ऐसे ही बेचारा करके तारी पार छोड़ देना चाहिए। किस वजह से इतना ज्यादा मारपीट हुआ है? किस वजह से पूरा एक तरह से मतलब कि वहां के चुनाव को धूमिल करने की कोशिश किया गया? मुर्शिदाबाद में किस तरह से हाहाकार मचाया गया, ये सवाल उठेगा ना। और इसी सवाल के चलते समझ में आता है कि माइनॉरिटी वोट बैंक जिसको दीदी हमेशा अरे আমার দুধের গাই, এদের लाभ खेते राजी आची, मेरे दूधेल गाय है, इनके लाभ खाने के लिए मैं तैयार हूँ। वो जो माइनॉरिटी वोट बैंक जो खिसक रहा है, जिसके चलते इस तरह के आक्रोश है, चाहे वो फुरफुरा शरीफ के शहजादा हो, चाहे वो हुमायूं कबीर हो, चाहे वो ओवैसी हो, ये जो सेंधमारी हो रहा है माइनॉरिटी वोट बैंक के लिए। और आज जिस बेल्ट पे वोटिंग हुआ है, मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा वगैरह, ये तमाम जितने सारे हैं, यहाँ पे अच्छा खासा प्रतिशत मुसलमान वोट है। मुर्शिदाबाद नहीं सर, उस पर भी आऊंगा दत्ता जी, उस पर भी आऊंगा, क्योंकि पिछले 2 चुनाव से बम्पर वोटिंग बंगाल में हो रही है। तो इस बार की बम्पर वोटिंग के मायने क्या हैं? क्या ये सत्ता परिवर्तन के लिए है या जीत के चौके के लिए है? ये भी एक सवाल है। लेकिन नफीस भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो कहिए, उसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं। तो क्या ये मुस्लिम वोट बैंक की ही लड़ाई है और ये खिसकता हुआ दिख रहा है, जिसलिए मुर्शिदाबाद में इतना बवाल हो गया? सर देखिए, मुर्शिदाबाद में बीजेपी नेता को इस तरीके से दौड़ा दौड़ा कर पीटना और हुमायूं कबीर पर हुए हमले का हम भारी तरीके से विरोध करते हैं। इलेक्शन इस तरीके से नहीं की जाती है। और मेरा सवाल यह है कि इस वक्त पश्चिम बंगाल की पुलिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर है और पूरे पश्चिम बंगाल में 2,40,000 जवान उतरे हुए हैं। इसके बावजूद भी अगर इस तरीके से हमला होता है तो अमित शाह जी और पूरा गृह मंत्रालय को इस पर जवाबदेही देनी चाहिए। इस तरीके से इलेक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर लोगों के अंदर खौफ का माहौल होगा, डर का माहौल होगा, तो वो अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट नहीं कर सकेंगे। अगर आप बीजेपी को पसंद नहीं करते तो मत कीजिए वोट, टीएमसी को पसंद नहीं करते उनको मत कीजिए वोट। लेकिन इस तरीके से हिंसा करना, चुनाव का ध्रुवीकरण करना, ये ना देश हित में है ना संविधान हित में है। तो आप लोग ध्रुवीकरण नहीं कर रहे? बात है कांग्रेस, नफीस भाई, आप लोग ध्रुवीकरण नहीं कर रहे? मुस्लिम इलाकों में चुनाव लड़ रही है, मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग ध्रुवीकरण कर रहे हैं कि नहीं? सर हम क्या कर रहे हैं? हम मुर्शिदाबाद में 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा मुद्दा वहां नहीं, कितनी सीट पर लड़ रहे हैं ये मुद्दा नहीं है भाई। कितनी सीट पर लड़ रहे हैं नफीस, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आप लोग ध्रुवीकरण कर रहे हैं कि नहीं? आप लोग ये वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि नहीं? सर हमने कौन ऐसा बयान दिया जिससे डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स? आपने बाबरी वाले मुद्दे को हवा दे दी। जो आदमी बाबरी मस्जिद बनवा रहा है उसके साथ जाकर मंच साझा कर, ये बाद में भले आपने गठबंधन तोड़ दिया, लेकिन आप किसके साथ खड़े हैं ये तो दिखाया ना आपने। सर देखिए, इस देश में कोई भी राम मंदिर बनाए या बाबरी मस्जिद बनाए, उसका अपना संवैधानिक अधिकार है। अरे सुनिए ना नफीस भाई, ये राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का मुद्दा नहीं है भाई। मस्जिद बनाइए ना, 10 और मस्जिद बना लीजिए। मस्जिद बनाने के लिए किसी ने मना किया है क्या? लेकिन बाबरी नाम से ही मस्जिद बनाएंगे, ये इशू है और ये सवाल है। ये सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन कौन सी मस्जिद बनाने के लिए दी थी? मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ के बैठा हुआ हूं। पूरा तो क्या कर लिया? 1 ईंट रख लिया क्या? नफीस भाई, तो पहले वहां जाकर बनानी चाहिए थी ना मस्जिद। मिस्टर नफीस, मिस्टर क्यों भाई, क्यों? कोर्ट ने दी जमीन ना, कोर्ट ने दी जमीन, वहां पर गए और क्या उसका नाम बाबरी ही रखा जाएगा? ये कोर्ट ने कहा था क्या आदेश में? बाबरी मस्जिद का नहीं, उस मस्जिद का नाम बाबरी ही रखा जाएगा, ये कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मस्जिद बनाने के लिए जगह दे रहे हैं, जाइए। सुनिए नफीस, सुनिए भाई, अयोध्या में उस जगह, एक बात बताइए, आप कितनी बार अयोध्या में उस जगह पर गए हैं जहां पर वो मस्जिद बनाने के लिए जमीन दी गई है? कितनी बार गए? सर क्यों जाएंगे? हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए हमें तो नहीं मस्जिद, आपको बाबरी चाहिए, आपको मस्जिद नहीं चाहिए, आपको बाबर चाहिए, आपको मस्जिद नहीं चाहिए नफीस। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं। अब आपने खुद को एक्सपोज कर दिया मिस्टर नफीस, आपने खुद को एक्सपोज कर दिया कि आप ध्रुवीकरण के जरिए वोट चाहते हैं, क्योंकि आपको मस्जिद नहीं चाहिए, आपको बाबरी चाहिए, आपको मस्जिद से नहीं मतलब है। यही आस्था सुप्रीम कोर्ट को भी है और यही आस्था आपको भी रखनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको पूरा भरोसा था, मुझे पूरी आस्था है। सुनिए, मैं हिंदू हूं, मैं मंदिर में आस्था रखता हूं, लेकिन मैं हिंदू होने के नाते मैं सभी धर्मों का सम्मान भी करता हूं और मैं अपने मुस्लिम भाइयों की भी आस्था में उतना ही सम्मान करता हूं और उनकी मस्जिद में आस्था। अब चले गए आप, यस, आप इस पूरे डिबेट को दरअसल मिस्टर नफीस मंदिर मस्जिद मुद्दे पर ले जाकर सेंट्रलाइज कर देना चाहते हैं। सुनिए, एक बात कहते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। सुनिए, जाकर कभी, सुनिए ना मिस्टर नफीस, सुनिए, कभी आप जाइएगा अयोध्या की उस जगह पर जहां पर कोर्ट ने जमीन दी, कभी जाइएगा
और जाकर देखिएगा सर, ईंट तो दूर की बात है, एक दो बोर्ड लगा होता, वो बोर्ड तक सही सलामत नहीं रह गया है। नींव की बात छोड़ दीजिए, बोर्ड तक सही सलामत नहीं है। अभी मैं होकर आया हूं कुछ समय पहले, तो रुक जाइए सर, मैं फिर कह रहा हूं कि आपको मस्जिद नहीं चाहिए, आपको वोट बैंक के लिए बाबर और बाबरी का नाम चाहिए। अब चलिए विजय शर्मा, एक सवाल जो नफीस ने कहा, एक मिनट रुक जाइए भाई, इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट सेंट्रल फोर्सेस की थी, कैसे इतना बवाल हो गया? राकेश जी, शायद आपने भी संबोधन सुना होगा प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने भी साधुवाद दिया इलेक्शन कमीशन को भी दिया है और लोगों को भी दिया है कि 2021 के मुकाबले हिंसा कम हुई है और हिंसा कम करने की कोशिश भी की गई है। सुरक्षा बल मुस्तैद रहे, लेकिन टीएमसी के गुंडों ने, क्योंकि उन्हें हार सामने नजर आ रही है, दीवारों पे लिखी हुई है, आपने देखा तो किस तरह से वो निराश थे, हताश थे, उन्होंने शांति भंग करने की कोशिश की है। प्रशासन अपना काम करेगा, लेकिन मैं तो साधुवाद देता हूं जिस तरह से मोदी जी ने कहा है भय हारेगा, बोला है ना, भय हारेगा विश्वास जीतेगा। तो आप देख लेना, आप बाबरी वालों के लिए यहाँ जगह नहीं है, ये भारत राम का है, राम का है भारत, बाबर का नहीं है। यहाँ राम मंदिर बनेगा, बाबर और बाबरी मस्जिद के लिए जगह नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बाबर एक आक्रांता था, लुटेरा था, वो अपराधी था, उसने देश में इतने घटनाएं की है। तो ऐसे बाबर को हम अपना नेता नहीं मानते, अभिनेता नहीं मानते, वो नायक नहीं हमारा, हम भगवान राम में आस्था रखते हैं, ये देश भगवान राम का है। तो आप अगर आपने बात करनी है तो विकास की बात कीजिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास की बात की है, महिलाओं की बात की है, किस तरह से रोड मैप देने की बात की है। बाबरी के नाम पे यहाँ कोई आपके बहकावे में आने वाला नहीं है, और आप जितना मर्जी हिंसा फैलाने की कोशिश कर लीजिए, प्रशासन चुस्त व दुरुस्त है, एक एक का हिसाब होगा, कानून हिसाब करेगा। वो दिन गए जब आप भय दिखा के वोटिंग करवाते थे। नहीं, सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए, 4 मई घुसपैठियों की शामत आई, 4 मई रोहिंग्याओं की शामत आई, रोहिंग्याओं को और घुसपैठियों को वापस जाना पड़ेगा, हम संसाधनों पे डाका नहीं मारने देंगे। ठीक है, आप जो मर्जी कर लीजिए, ठीक है, आप जितना मर्जी कर लीजिए, हम घुसपैठियों को नहीं देने ठीक है। देंगे। जगदीश जी, आपकी पार्टी के जो नेता हैं अधीर रंजन, उन्होंने भी कहा कि नहीं, इस बार तो व्यवस्था बहुत शानदार है, सेंट्रल फोर्सेज और बहुत सारी चीजें सुधरी हैं, फिर भी आपको कमी आज बीजेपी में दिख रही है, जबकि लड़ाई बीजेपी टीएमसी के बीच में है, आप तो नहीं है इस लड़ाई में। देखिए, लड़ाई की बात नहीं भाई, मुझे तो खुशी है कि कम से कम आज हम पूरी सीटों पे लड़ रहे हैं भाई। आज लड़े, कल जीत जाएंगे, हार जीत तो चलती रहती है, कहीं ना कहीं पार्टी खड़ा करने की बात है। और रही ममता की और बीजेपी की, ये लोग जानते हैं कौन कैसे, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं भाई, ये दोनों एक थाली के चट्टे पे, दोनों ही गुंडे आज के टाइम में, तो किसी को शरीफ नहीं कह सकते। अच्छा। जब 2 लाख फौज बुला ली, सारे अफसर हटा दिए, तो बीजेपी तो ये अधीर रंजन चौधरी को नहीं समझाया आपने? 15 दिन से वहां बैठा ही है। अरे आपकी पार्टी के नेता जो बंगाल में करीब, मैं मानता हूं कि शायद सबसे बड़े चेहरे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ठीक है भाई, व्यवस्था बहुत शानदार है, और आप कह रहे हैं कि नहीं, व्यवस्था नहीं ठीक है। मोदी ने केमचू कर लिया होगा। अरे भाई, मोदी ने केमचू कर दिया होगा, इसमें क्या पता लगता है, वो तो कर देता। अरे आपके कार्यकर्ता बिकाऊ है क्या? आपके नेता बिकाऊ है क्या जगदीश जी? प्रोटोकॉल तोड़ के, अरे हद हो गई भाई। अरे राकेश जी अपने नेताओं को बिकाऊ कह रहे हैं, टीवी चैनल के ऊपर कह रहे हैं ये बात। एक तरफ ममता दीदी के साथ केंद्र में बैठते हैं वहाँ, ये किस तरह से उनकी बुराई कर रहे हैं। हमें पता है कि देश बर्बाद कर दिया तुमने, तभी आपकी कोई सीट नहीं आने वाली, खाता नहीं खुलेगा, और तुम लोग झूठे, खाता नहीं खुलेगा। समझ लीजिए, जितना आप देश का लोकतंत्र का अपमान करेंगे, जनता आपको सबक सिखाएगी। आपने खुद हार मान ली, वेस्ट बंगाल में आप हारने जा रहे हो, खाता नहीं खुलेगा, जनता तुम्हें वोट नहीं देगी। झूठ बोलो, जोर से बोलो, कहीं भी वोट नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, सब चोरी की वोट से जीत रहे हो। जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ बना हुआ है। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ। अरे जगदीश जी सुनिए ना सर, सुनिए एक मिनट विजय जी, मैं एक बात दत्ता साहब नहीं समझ पा रहा हूँ। अपमान करते हैं। हाँ ठीक है, मैं एक बात दत्ता साहब नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं कांग्रेस से सवाल कुछ और पूछ रहा हूँ, ये जवाब कुछ और दे रहे हैं। इन्हें अधीर रंजन चौधरी पर भरोसा नहीं है। जगदीश जी की बातों से यही लग रहा है कि अधीर रंजन चौधरी तो बीजेपी से मिले हुए हैं।
अभीर रंजन चौधरी जो है वो कांग्रेस के किसी जमाने में बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं, बंगाल के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो अधीर रंजन चौधरी जी जो बात कह रहे हैं, मैं उसको ऑफिशियल वर्जन मानूंगा कांग्रेस पार्टी का। श्रीमान राहुल जी जब कैंपेन करने गए थे इस बार, तो उस दौरान भी वो अधीर रंजन चौधरी जी के साथ भी मुलाकात किए, सारी चीजें हुई है, तो वो ऑफिशियल वर्जन माना जाएगा, ना कि यहाँ चैनल के डिबेट पे बैठ के कोई कार्यकर्ता अगर कुछ बोले तो मैं उसको सार्वजनिक नहीं मानता। हाँ, ये जरूर है कि पुख्ता इंतजाम हुआ है और बहुत कठोर इंतजाम हुआ है, जिसके चलते केवल इस तरह की छिटपुट घटनाएं इस बार दिखाई दी है। आप याद कीजिएगा 2021 का चुनाव, शीतलकुची, कुचबिहार, मालदा, दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, सारे जगहों पे रक्तपात मचा था। शीतलकुची में तो फायरिंग तक हो गई थी, लोगों की मौत हो गई थी, और ममता दीदी ने बाकायदा फोन करके वहां के एसपी को धमकाया था कि 5 दिन पड़े तो के देखे नहीं वो, यानी कि 5 दिन बाद तुझे देख लूंगी मैं। तो इस तरह की चीजें तो हुआ है पिछले बार लोकसभा चुनाव के दौरान भी, इतना वायलेंस हुआ है जिसके चलते पलायन बाकायदा हुआ है, केवल भाजपा के कार्यकर्ताओं का नहीं, वाम फ्रंट के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी पलायन हुआ है, दूसरे प्रदेशों में जाके शरण लिए है। सवाल यहाँ पे ये है कि आखिर अगर टीएमसी अगर इतनी मजबूत है और वो अगर एक तरफा जीत अगर हो रहा है, 200 से ऊपर सीटें अगर जीत रही है, तो सबके साथ इस तरह की भिड़ंत क्यों हो रही है? भाजपा के प्रत्याशी के साथ मारकाट, फिर वो आपके हुमायूं कबीर के साथ मारकाट, कुछ जगहों पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दौड़ा ही है आज। तो सबके साथ ऐसा क्यों? ये तभी होता है जब एक पार्टी को, एक व्यक्ति को लगता है कि आप तो केला धराशायी हो रहा है। इस बार जो होगा वो आशोल परिवर्तन होगा। नहीं, लेकिन एक बात है, मैं एक बात है, एक तो अवधेश जी, बंगाल चुनाव में हिंसा कोई बड़ी बात, कोई नई बात नहीं है, ना कोई बड़ी बात है। तो क्या हिंसा का मतलब हम मान ही लें कि टीएमसी को डर लग रहा है इसलिए हिंसा हो रही है? मैं कम से कम नहीं मानता, क्योंकि हर चुनाव में करीब करीब ये हिंसा हो ही रही है। दूसरी बात है कि ये कांग्रेस किस माइंडसेट में है? ये जो जगदीश जी की बातें, ये अलग ही जोन में है। देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव को अगर देख लें लगातार 1967 से लेके अभी तक का, तो ये इस हिंसा को हम बिल्कुल छिटपुट और छोटी हिंसा कह सकते हैं। वो जो दक्षिण दिनाजपुर में भाजपा के कैंडिडेट हैं, वो थोड़ा डर पैदा करता है, लेकिन कल्पना है कैसी हिंसा होती रही होगी। देखिए, इस बार जो बदलाव मैंने देखा है वो ये है कि जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको, वो जहां कहीं भी हो रहा था चुनाव के पहले भी, वो तुरंत पहुंच जा रहे थे और स्थिति को नियंत्रित कर रहे थे। आज क्या हुआ है कि जो मॉनिटरिंग सेंटर होगा, मैं जो अनुमान लगाया अभिषेक बनर्जी का, जब 9:30 तक ये सूचना आई है कि भाई दिक्कतें पैदा हो रही है, उसके बाद अपने लोगों को तुरंत एक्टिवेट किया गया, जहां जहां की फलाने जगह जाओ, वहां देखो, वो सारा एक्टिवेट किया गया है। आपको जो भी हिंसा दिखेगी वो करीब 10 बजे के आसपास से शुरू हुई है बंगाल में, लेकिन वो हिंसा भी समय समय पर नियंत्रित हुई है। तो तृणमूल चाह करके भी इस बार वो स्थिति पैदा नहीं हुई, और इसी कारण लंबी लंबी लाइनें आपको दिखी हैं, और उस लाइन में लगे हुए महिलाएं और पुरुष जो है कई बातें खोल कर बोल रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो घोषणा कर दी है कि चुनाव के बाद भी सिक्योरिटी फोर्सेस वहां रहेंगे, इसका असर है। क्योंकि पिछली बार और इस बार में अंतर यही है कि लोगों के अंदर भय था कि अगर निकल के हम वोट डालने जाएंगे और फिर बाद में हमारा क्या होगा। अच्छा, ठीक है अवधेश जी, मैं थोड़ा सा आपको रोकता हूं। ये प्रधानमंत्री मोदी की सीधी तस्वीरें हैं, बेलूर मठ इस समय प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं, वहां की ये तस्वीर हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखी है। अब अवधेश जी, आप अपनी बात पूरी करिए। एक चीज और मैं इसमें ऐड कर देता हूं कि ये जो वोटिंग परसेंटेज जा रहा है 80 के ऊपर, इसका क्या मतलब निकालें? और मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पिछले 2 चुनाव से 2021 और 2016 दोनों में 80 के ऊपर था, 82-83 के आसपास दोनों चरणों में रहा। तो क्या यह संकेत माने? देखिए, पिछले बार में आप देख रहे हैं कि जो 80-82% था, उसमें वो 91 लाख वोट भी शामिल थे। 90,84,83 हजार जो नाम हटाए गए हैं वो वोट शामिल थे, और उसमें आप समझ लीजिए कि 32 से 35 लाख तो मृतक लोग थे, 22-23 लाख ऐसे थे जो स्थानांतरित हो गए। हालांकि अभी भी 21-22 लाख लोगों ने अपना आवेदन किया है, लेकिन अगर उसको भी निकाल दें तो 70-75 लाख तो मान लीजिए ऐसे वोटर थे जो वोट डालते ही नहीं थे।
तो ये जो वहां एक साइलेंट और साइंटिफिक रिगिंग कहा जाता था वो हटाई। इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज है वो सॉलिड वोटिंग परसेंटेज है, मतलब जो मतदाता है वो निकल के आ रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं एसआईआर से नतीजा तय होगा। होते थे वो मतदान कराने की हैसियत वहां पहले, मतलब आप कह रहे हैं अवधेश जी इस बार चुनाव में एसआईआर नतीजा तय कर रहा है, बाद में तृणमूल की थी, एसआईआर नतीजा तय कर रहा है। एसआईआर बहुत जगह नतीजा तय कर रहा है, लेकिन फिर भी देखिए जो मुस्लिम वोट है 28, 29, 30%, वो ज्यादातर जगह वन साइडेड जा रहा है। इसलिए ममता बनर्जी की शुरुआत 65-70 सीट से शुरुआती होती है। भारतीय जनता पार्टी को 223-24 पर ही उसको 148 से 50 लाना है, लेकिन माहौल इस बार बदला हुआ है। हिंदुओं के अंदर मैं देख रहा था कि उनको लगता है कि अगर सरकार नहीं गई तो हमारे अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा हो जाएगा, और 5% वोट केवल चाहिए था। ठीक, हिंदुओं का वोट अगर 50% बीजेपी को पिछली बार मिला था, 39% इनको था। अगर 5 से 6% वोट अगर आ जाती है तो चुनाव परिणाम पलट जाएगा इस बार, उसकी संभावना दिख रही है मुझे, जो कुछ परिस्थिति मैंने देखी है। ठीक है, अब ये तो 4 मई को पता चलेगा जब सबसे तेज नतीजे टाइम्स नाउ भारत पर देखने को मिलेंगे और सटीक विश्लेषण के साथ। नफीस आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। सर, पश्चिम बंगाल में बड़े बड़े मुद्दे थे बीजेपी के पास, चाहे हेल्थ प्रॉब्लम हो, बेरोजगारी चरम पर हो। इन्होंने उन मुद्दों की जगह पश्चिम बंगाल में घुसकर हिंदुओं को डराया। कभी कहा बंगाल को काबा नहीं बनने देंगे, कभी उलूबेड़िया में कहा कि यहाँ के मुसलमान की आबादी बढ़ जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम हिंदू को बचाएंगे। मेरा सवाल एक है बीजेपी नेता से, जब पहले चरण के चुनाव में ही आपके नेता को दौड़ा दौड़ा कर बांग्लादेश में हुआ है, हिंदू का असर पड़ा है। अच्छा, आपने कौन सा भरोसा दिला दिया? नहीं। अब तक होम मंत्रालय पर राकेश पांडे जी, बंगाल का एक विजन दिया है बीजेपी ने, वहाँ विकास का विश्लेषण किया है कि कैसे इकोनॉमी जो एक विकसित राज्य था, देश में सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान था, कैसे वो पतन हुआ उसका। सर, बेरोजगारी भी मुद्दा था। सुनो बेरोजगारी भी मुद्दा था, आर्थिक पतन भी मुद्दा था, औद्योगिक गिरावट भी मुद्दा था, महंगाई भी मुद्दा था, और सबसे बढ़कर जो सबसे बढ़कर जो सिंडिकेट है, जो वहाँ इंडस्ट्री से, व्यापारियों से लूट करता है, दादागिरी टैक्स लेता था, ये भी मुद्दा था। नहीं, नफीस भाई एक बात बताइए। अरे नफीस भाई एक बात बताइए सर, नफीस भाई एक बात बताइए। आपने काबा की बात कर दी। अरे सुनिए नफीस भाई, आपने काबा की बात कर दी। ये काबा वाली बात लेकर कौन आया? ये काबा वाली बात लेकर कौन आया? उन्होंने गलत किया है सर, गलत नहीं तो ये काबा वाली बात कौन लेकर आया? कौन लेकर आया भाई? काबा की गीत कौन गा रहा था? क्या तो भाई आपने तो क्यों नहीं उठाया जाएगा भाई? आर्थिक विकास के साथ साथ काबा का मुद्दा है, घुसपैठियों का मुद्दा है, हिंदुओं के साथ अत्याचार का मुद्दा है, हिंदू तीर्थों का मुद्दा है, वो सारे मुद्दे उठे जाएंगे। इतना मजबूत सरकार अपने नेता को मार। भैया ये मेरे आपके नेता का विषय नहीं है। ठीक है, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो बंगाल में दिखने लगा था। मुर्शिदाबाद में एक पक्षीय हिंसा हुई, हिंदुओं को गांव छोड़ करके भाग जाना पड़ा, महिलाओं के वस्त्र जला दिए गए ताकि उन महिलाओं को हम बेइज्जत कर सके, उनके तालाब में। मैं आगे बढ़ता हूं। सुनिए नफीस भाई, जो आपने कहा बीजेपी को आरोप लगाया कि काबा पर नहीं चुनाव हो रहा है, उससे पहले आपको टीएमसी को देखना था कि टीएमसी की ओर से आया सयोनी घोष ने कहा काबा वाला गाना गाया, उसका जवाब इधर से आया, तो पहले आपको उधर बोलना था। तो पहले देख लीजिए ना, ये तो चुनाव है भाई, उधर से कुछ आएगा तो कोई भी दल वो रिप्लाई करेगा। ठीक है, लेकिन विजय शर्मा जी, अब ठीक है रुक जाइए। विजय शर्मा जी, क्या आप लोगों का दांव और सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में सनातन ही है और उसी के जरिए आप लोग जीत का सपना देखकर बैठे हुए हैं, या प्लानिंग वही है? राकेश जी, अभी मेरे देश के प्रधानमंत्री ने बोला है कि हमारे लिए महिलाएं प्राथमिकता है, विकास प्राथमिकता है, रोजगार प्राथमिकता है, तो हम रख रहे हैं मुद्दे। ये ममता दीदी भक्ति हैं, वो करे ना, वो अपना यहाँ आके बताए कि मैंने ये काम किया है। अगर आप आयुष्मान योजना देखें तो रोक के रखी हुई है, किसान सम्मान निधि में 10,000 करोड़ का घाटा हो गया किसानों को लेट से। अभी आपने बागान श्रमिकों का देखा 300 करोड़ से आसपास, वो नहीं देने दे रही है, वो आसाम में हो चुकी है लागू। तो ये ममता दीदी जो है हिंदू विरोधी है, विकास विरोधी है। इनके आप आचरण देखेंगे तो ध्रुवीकरण की राजनीति करती हैं। अभी जगदीश जी बैठे हैं, दिखाऊं मैं वीडियो अभी राहुल गांधी का, वो खुद कहते हैं ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है ममता दीदी। तो ये ध्रुवीकरण की बातें ये कर रहे हैं, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसकी बातें करते हैं।
तो हमने अपने विकास की रूपरेखा लोगों के सामने रख दी। हाँ। हम किस तरह से बंगाल का विकास करेंगे। नहीं, मैं लेकिन ये अपनी सवाल संस्कृति इसलिए को पूछा बचाए था रखना। विजय जी, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि हिमंता विश्व शर्मा कह रहे हैं कि हमारी हालत बांग्लादेश के हिंदुओं जैसी हो जाएगी, ये चुनाव हमारे लिए जीने मरने का चुनाव है। कहा जा रहा है कि सनातनी मुख्यमंत्री कोई होगा, इसलिए मैंने पूछा कि आपका सबसे बड़ा चुनावी राकेश जी, हथियार क्या सनातन ही है? इसका जो नहीं, ये सच्चाई है। आप देखो, अगर हिंदू कोई त्योहार मनाता है, मनाने नहीं दिया जाता। अगर वो शोभा यात्रा निकालते हैं, मुस्लिम एरिया से निकालो मत, उनको हाई कोर्ट की शरण में जाना पड़ता है किसी भी त्योहार मनाने के लिए। ओबीसी के आरक्षण में डाका मार देते हैं 70 जातियां। मुसलमानों की ये घुसा देते हैं, ये कहते हैं काबा की है, मुस्लिमों को ये दूध देने वाली गाय बता देते हैं। तो क्या हम ऐसी बातें ना रखें जनता के सामने? क्या मुस्लिमों का ये अकेले है क्या? ये सब नहीं, ठीक है, आपका अधिकार है। दत्ता साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, इशारा करें, बोलिए। हालत के जहां बात आती है, काफी हद तक सच्चाई है। मुर्शिदाबाद में दंगा क्यों हुआ, धुलियान में दंगा क्यों हुआ, मालदा में दंगा क्यों हुआ, बशीरहाट में दंगा क्यों हुआ, हावड़ा में दंगा क्यों हुआ, हुगली में दंगा क्यों हुआ, पश्चिम दक्षिण पश्चिम परगना में दंगा क्यों हुआ। इससे तो लंबा एक लिस्ट है जहां पे हर जगह पे दंगा हुआ है। माँ दुर्गा की मूर्तियों को खंडित क्यों किया गया, माँ काली की मूर्तियों को तोड़ा क्यों गया, माँ लक्ष्मी के मूर्तियों को क्यों तोड़ा गया, माँ सरस्वती की मूर्तियों को क्यों तोड़ा गया। और बाकायदा मीडिया पे और वीडियो फुटेज पे बाकायदा दिखाई दे रहा है कि कौन लोग। ठीक है सर, वक्त इतना ही है। जगदीश जी, नहीं आ पाऊंगा, आप इशारा कर रहे थे, ये क्रिकेट में आउट का भी इशारा अंपायर करते हैं, लेकिन चुनाव है तो यहां पर जनता अंपायर है। 4 मई को कौन आउट होता है इसका फैसला आएगा। खैर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।